अब इसको कौन समरी बताएगा इसका? अभी तक हम लोग डेमोक्रेसी के जितने भी पॉइंट्स को पढ़े थे उसका समरी क्या क्या है, कौन बताएगा? ये जो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करिए। सुधांशु, ये जो 4 पॉइंट्स दिया हुआ है उसको बताइए, डेमोक्रेसी के किस किस फीचर को हम लोग अभी तक देख चुके हैं? हम्म आवाज नहीं आ रही सुधांशु। हम्म हम्म थर्ड। ठीक है। फोर्थ। हम्म हम्म उस हाँ, वो बेसिक रूल कहाँ लिखा रहेगा? किस जगह में वो बेसिक रूल लिखा रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, कौन कौन से फीचर्स एसेंशियल हैं। पहला ये है कि रूलर जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड हो, और जो इलेक्टेड रूलर है या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, कंट्री के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनका ही होना चाहिए, तभी उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। दूसरा है, elections offer a choice and fair opportunity to people to change the current rulers। अब इलेक्शन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा फेयर होना चाहिए, इलेक्शन फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सबके पास, जहाँ पर लोग बिना किसी प्रेशर के, बिना डरे, अपने मन से जिसको चाहे उसको जाकर वोट कर सके, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको चाहे अगर तो उसको चेंज भी कर सके, तब उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। नेक्स्ट है, कोई भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटी, किसी खेल कूद में जाने का, कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, किसी की तरह के जॉब को पाने का, किसी तरह से किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का, ये सारा जो अपॉर्चुनिटी है वो कंट्री के हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो मेन है या वुमेन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हर किसी को इक्वल बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए जो कंट्री में अवेलेबल है। और जो गवर्नमेंट है वो जो रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है और जिस तरह से कंट्री को चला सकता है, वो कहाँ मेंशन होना चाहिए? वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है, जो चुना हुआ जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन के राइट्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, उसको ओवर रूल नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। अगर ऐसा सारा सिचुएशन है, तभी हम लोग कहेंगे कि एक डेमोक्रेसी जो है वो फुली फंक्शनल है और वो एक फुल डेमोक्रेसी है, मतलब वो सच्चे टर्म्स में वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है, रीड दीज 5 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग और डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी, मैच ईच ऑफ दीज विथ रेलेवेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस्ड अबव। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा, तब इसको हम लोग मैच कर पाएंगे। हर कोई अपने अपने बुक में देखे और इसका आंसर भी मार्क कर लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है, किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स।
भूटान में किंग का सिस्टम है, ठीक है, भूटान में अभी भी किंग है। तो किंग क्या डिक्लेयर करता है कि फ्यूचर में वो सिर्फ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब वैसे लोग जिनको लोगों ने वोट देकर चुना है, वो सिर्फ उनकी बात सुनेंगे और उसके हिसाब से ही वो कंट्री को चलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पहले सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड है, मेनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन राइट टू वोट इन श्रीलंका। अब इंडिया से जो लोग तमिलनाडु, इंडिया के तमिलनाडु स्टेट से जो लोग माइग्रेट करके श्रीलंका गए थे, उन लोगों को श्रीलंका में राइट टू वोट नहीं दिया गया। थर्ड है, द किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज। किसी कंट्री में जो किंग है उसने बैन लगा दिया है, कोई भी किसी भी तरह का पॉलिटिकल गैदरिंग या मीटिंग नहीं कर सकता, लोग किसी भी पॉलिटिकल कॉज के लिए एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी भी तरह का रैली या धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। सर आप लोगों को पूछ रहे हैं निखिल और लक्ष्य क्यों एब्सेंट है? The Indian Supreme Court held that the dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार असेंबली को डिसॉल्व करना, मतलब जो प्रेजेंट असेंबली चल रहा है, जो लोग चुनकर आए हैं असेंबली में, असेंबली मतलब विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद, तो इन इसको डिसॉल्व करके एक नया असेंबली बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। Political parties in Bangladesh have agreed that the neutral government should rule the country at the time of elections. बांग्लादेश में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने एक मतलब मिलकर एक रूल बनाया था कि न्यूट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो किसी भी पार्टी से ना बिलोंग करे, ठीक है, किसी भी पार्टी से या जो भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज है उससे ना बिलोंग करे, वैसी कंट्री, वैसी पॉलिटिकल पार्टी कंट्री को रूल करेगी जिस टाइम पे इलेक्शंस होंगे उस टाइम पर। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है उससे हम लोगों को इसको मैच करना है कि किस फीचर का क्या एग्जाम्पल है। पहला फीचर है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ इज अबव एवरीथिंग और द गवर्नमेंट और द किंग और द रूलर कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, ठीक है। सेकेंड है रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब हर किसी के इंडिविजुअल राइट्स को रिस्पेक्ट करना। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये हम लोगों ने देखा था, हर पर्सन को वोट करने का अधिकार मिले और हर पर्सन के वोटिंग राइट्स को, हर पर्सन के वोट को इक्वल वैल्यू मिले। उसके बाद है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इलेक्शन जो हो वो फ्री एंड फेयर हो। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो भी डिसीजन है कंट्री का वो कौन लेगा, इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि कोई इतने सारे जो एग्जाम्पल हैं उसमें किससे किसको मैच करेंगे? मोहित, एक 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 करके, हाँ। हम्म। 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 हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हम्म। हम्म। वन पर्सन वन वोट। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ उनका वोट ज्यादा, वैल्यू ज्यादा है, हाँ। 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 वोट वन वैल्यू। हम्म। 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 हाँ। हम्म। 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 हम्म।
हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। हम्म। अब मोहित, क्वेश्चन ये है कि आप ये आंसर कहीं पर देख के रखे थे या आपको चैप्टर समझ में आया है इस लेवल तक? हम्म। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल से ये सारे फीचर्स को मैच कर पा रहे सही सही, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। अनुराग और सुधांशु, समझ में आया कौन सा किसका एग्जाम्पल है? किसी में डाउट है? अगर किसी भी फीचर में डाउट है तो उसको पूछिए। अनुराग। हाँ, क्या बोल रहे हो? एडमिशन कराने है इस टाइम पे? रजिस्ट्रेशन, अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा ठीक है। अनुराग, आपको समझ में आया? कहीं पर डाउट है? हम्म। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हम्म। एक कंट्री में, अगर हम लोग इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में जो फॉरेनर्स हैं, जो इंडियन सिटीजन नहीं है, ठीक है, हर कंट्री में सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट होता है। सिटीजनशिप मतलब जो लोग लॉफुली उस कंट्री का रहने वाला हो, बाहर से आया हुआ लोग नहीं, जो घूमने के लिए आए हैं, बाहर से थोड़े दिन के लिए उस कंट्री में आए, रहने के लिए आए, वैसे लोग नहीं। जो लोग उस कंट्री में परमानेंटली रहते हैं। जैसे अदनान सामी एक सिंगर है, पता है? अदनान सामी एक सिंगर है, बहुत मोटा था पहले, पाकिस्तानी सिंगर है। नहीं पता है? अच्छा। और कोई ऐसा बताइए जो कॉमन एग्जांपल आपको पता है कि वो दूसरे कंट्री से आके इंडिया में रह रहा हो। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी तो पता है। सोनिया गांधी कहाँ से आई है? वो इटली से आई है, ठीक है। वो कहाँ की रहने वाली है? इटली की रहने वाली है। उन्होंने एक इंडियन से शादी की। इंडियन से शादी की इसलिए उनको इंडियन सिटीजनशिप मिला, ठीक है। अब वो इंडिया में रहने लगी परमानेंटली, उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गया। अब इंडियन सिटीजनशिप मिलने का ये मतलब होता है कि वो लीगली बाय लॉ वो अब इंडियन हो गए। इंडिया का सारा रूल्स उनके ऊपर अप्लाई होगा। इंडिया का मतलब सारा कुछ, हर कोई अगर वो क्राइम कमिट करती है तो इंडिया का लॉज अप्लाई होगा। उनका जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन कैसा होगा उनके मरने के बाद, उस पे इंडिया का लॉज अप्लाई होगा। उनका जो शादी है या उनके जो बच्चे हैं वो किस तरह से किस लॉ से गाइड होगा, वो सब इंडियन उससे गाइड होगा। अगर वो क्रिश्चियन है तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी उनके ऊपर लॉज अप्लाई होगा वो इंडियन लॉज अप्लाई होगा, कुछ भी इटली का वो नहीं वो कर सकती, ठीक है। अब इतना के बाद उनको इंडिया में वोट करने का भी राइट मिलना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली इंडियन हो गई, उनके ऊपर इंडियन लॉज अप्लाई हो रहा है, तो उनको इंडिया में वोट करने का भी राइट मिलना चाहिए। तभी वो गवर्नमेंट के प्रोसेस में आई ना, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, वो कांग्रेस की चीफ बनी, कांग्रेस को इतने दिन से चला रही हैं, तो मतलब वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है पूरी तरह से। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इंडिया में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। मतलब वो किस कंट्री से आई वो मैटर नहीं करता है, वो यहाँ आके रहने लगी, यहाँ का सिटीजनशिप अपना ली,
इसलिए अब उनके पास भी ये राइट है कि वो यहाँ के गवर्नमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके, इलेक्शंस में खड़ी हो सके, उनके लिए वोट कर सके लोग, और वो लोगों के लिए वोट कर सके। समझ में आया? यही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जबकि ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है श्रीलंका का, श्रीलंका में क्या है, जो लोग इंडिया से जाके वहां रह रहे हैं, परमानेंटली रह रहे हैं, वहां का सिटीजनशिप भी ले चुके हैं, उन लोगों को भी वहां पर वोट करने का अधिकार नहीं है। फीजी का जो एग्जाम्पल मोहित बता रहा था। हम्म हम्म क्योंकि वो कंट्री का लॉ वैसा ही है, जहाँ पर वो बाहरी लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अपने गवर्नमेंट मेकिंग के प्रोसेस में उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आए हैं तो आप यहाँ पर वोट नहीं दे सकते, ठीक है? कोई फॉरेनर इंडिया अगर घूमने के लिए आया है और वो 1 साल 2 साल भी रह रहा है वीजा पे, तो भी उसके पास राइट नहीं है कि वो इंडिया में वोट कर सके, यहाँ या फिर यहाँ के गवर्नमेंट के प्रोसीजर का वो पार्ट बन सके। लेकिन वो यहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए आता है, यहाँ का सिटीजनशिप ले लेता है, तो उसके पास ये राइट्स आ जाता है। तब इंडिया कंसिडर नहीं करेगा कि वो फॉरेनर है तो वो हमारे लिए वोट नहीं कर सकता है। जैसे ये सोनिया गांधी के केस में, जब कांग्रेस, आप लोग तो उस टाइम पे काफी छोटे थे, लेकिन जब कांग्रेस इलेक्शन जीता था, ठीक है, बीजेपी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट था, अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के बाद जब कांग्रेस इलेक्शन जीता था, तो ये क्वेश्चन आया था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है? कांग्रेस को लीड कौन कर रही थी? कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी थी, और कोई लीडर नहीं था कांग्रेस का। तो सबको को यही लग रहा था कि कांग्रेस का, क्योंकि जो भी चूज किए हुए पार्टी का, जो पार्टी जीतता है उसका जो लीडर होता है वही जनरली प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो सबको को यही लग रहा था कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। तो सब जगह ये प्रोटेस्ट होने लगा पूरे इंडिया में, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोग एक फॉरेनर को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, एक फॉरेनर हम लोगों की कंट्री को आकर रूल नहीं कर सकता, हम लोग उसको अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या सही है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब वो फॉरेनर होकर भी वो इंडियन सिटीजनशिप ले चुका है, तो उसके पास ये कंप्लीट राइट है कि वो इलेक्शन प्रोसेस में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, उसके पास वोट देने का राइट है, इलेक्शन में खड़े होने का राइट है, और इलेक्शन में खड़े होकर वो अगर जीत जाता है तो हर तरह का पोजीशन उसको मिल सकता है, वो चाहे प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो। ठीक है? हाँ, श्रीलंका में भी ऐसा होना चाहिए। वो लोग इंडिया से गए हैं तो क्या हुआ, वो लोग वहीं रह रहे हैं ना, वहीं के सिटीजन बन गए हैं, तो उनके भी वोट को उतना ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए जितना श्रीलंका के लोगों को है। जैसे अमेरिका में क्या है, जो बराक ओबामा थे, बराक ओबामा पता है? तो बराक ओबामा वहां पर बने ना, वहां के प्रेसिडेंट बने, वो अमेरिकन तो नहीं है, ठीक है? ओरिजिनली वो कहाँ के हैं, वो अफ्रीका के हैं। अमेरिका में वो लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ जनरेशन से भी रहते होंगे, वो सब ठीक है, लेकिन उन लोग हैं कहाँ ओरिजिनली? अफ्रीका से आप बिलोंग करते हैं वो लोग। तो फिर भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने ना, क्यों बने? इसी रूल की वजह से बने, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। समझ में आया अनुराग? आगे बढ़े, और कोई प्रॉब्लम है कहीं पर? लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य को क्या होगा, उसका आवाज नहीं आ रही है। हाँ मोहित। हम्म 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 हाँ। हम्म 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 हाँ हाँ, शादी के उससे सिटीजनशिप मिलने का कोई वो नहीं है। जो शादी है वो इंडियन लॉज के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। तो अगर उनका शादी इंडियन लॉज के हिसाब से वैलिड है,
देखिए सिटीजनशिप का कुछ क्राइटेरिया है, सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए मेरा पहले। जो सिटीजनशिप है वो सबसे पहले कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अब सिटीजनशिप मिलने का जो पूरा प्रोसीजर है उसका एक अलग लॉ है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डिटेल में मेंशन नहीं है, वो एक अलग लॉ है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट। वो जो सिटीजनशिप एक्ट है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करता है, अगर कोई इंसान वो सारा कुछ फुलफिल करता है जो उस एक्ट में लिखा हुआ है तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगा, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारा बेसिस, जो नॉर्मल नॉर्मल क्राइटेरिया है वो एक है बाय मैरिज, कोई अगर इंडियन से शादी करता है और आके यहीं रहना चाहता है तो एक वो होता है क्राइटेरिया सिटीजनशिप मिलने का। दूसरा ये होता है कि आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन्स है, आपका जन्म भी इंडिया में हुआ है तो आप नेचुरली इंडियन हो, सिटीजनशिप लेने का जरूरत नहीं है, आप नेचुरली इंडियन हो जैसे हम लोग सब हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स हमेशा से इंडिया में ही रहे हैं, तो हम लोग बाय बर्थ इंडियन हैं। ये सब दो तीन तरीका होता है। फिर जैसे जो लोग डिवीजन के समय पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, बांग्लादेश से इंडिया में आ गए, यहीं रहने लगे, तो उन लोगों को सिटीजनशिप दे दिया गया, उन लोगों को उसके लिए अप्लाई नहीं करना पड़ा, उन लोगों को दे दिया गया। जैसे अभी जो ये एनआरसी वाला इतना हंगामा हो रहा था, उसमें क्या था, इतने सारे लोग जो इतने साल से आकर इंडिया में रह रहे थे अफगानिस्तान से, बाकी सारे कंट्रीज से, जो कि हिंदू हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप, गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग इतने साल से मेरे कंट्री में आकर रह रहे हो, इसलिए हम आप लोगों को सिटीजनशिप दे देते हैं। उन लोगों को अप्लाई नहीं करना पड़ा अलग से सिटीजनशिप के लिए। तो ये सब प्रोसेस होता है सिटीजनशिप मिलने का। अब उसमें डिटेल में क्या क्या है, वो अगर किसी को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे बाय मैरिज है तो बाय मैरिज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है, एज लिमिट है कि नहीं है, और किस किस तरह का फुलफिलमेंट करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ उस एक्ट के अंदर मिलेगा। तो कोई भी जो लॉ है वो इतना सिंपल नहीं होता है, उसका बहुत सारा बेसिस होता है। लेकिन मेन उसका जो मेन क्राइटेरिया क्या है, उसका मेन क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं वाइड डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोग ये देखें कि डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि अब डेमोक्रेसी क्यों। An argument broke out in Madame Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने जितने फीचर्स देखे डेमोक्रेसी के, और अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी देखे फीचर्स को, तो जितना भी हम लोग कंट्री का एग्जाम्पल देखे और फीचर्स देखे डेमोक्रेसी का उसके कनेक्शन में, उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हर कंट्री में डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट है, ठीक है। तो अब इस जो एग्जाम्पल दिया हुआ था शुरुआत में, जिस क्लास के बच्चे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे डिबेट कर रहे थे, अब वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, डेमोक्रेसी का क्या क्या फायदा है। योलांडा, एक लड़की, बोलती है वी लिव इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल वांट डेमोक्रेसी, कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, all great people have said nice things about democracy, isn't it obvious that democracy is the best, do we need to debate this। इस बच्चे का कहना है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में सब जगह लोग डेमोक्रेसी को ही अपना रहे हैं, जहाँ पर किंग है वहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक, एटलीस्ट अगर किंग रहे भी तो कंट्री का जो फंक्शन करने का तरीका है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से हो, और सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा है। तो ये बच्चा कह रहा है कि तब हम लोग को डिबेट करने की ज़रूरत ही क्या है कि क्यों डेमोक्रेसी, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा है तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। दूसरा बच्चा बोलता है बट लिंगडो मैडम had said we should not accept something because it is famous। जैसा पहले भी बोला गया था
कि किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि सब लोग वही कर रहे हैं तो हम भी वही करते हैं। Isn't it possible that everyone is following a wrong path? ये भी हो सकता है कि सब लोग गलत कर रहे हैं तो मैं भी क्यों गलत ही करूं। मेरे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। थर्ड जो बच्चा है वो कहता है yes it is actually a wrong path. What has democracy brought to our country? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. अब ये एक बच्चा है जिसका मानना है कि डेमोक्रेसी से कुछ खास बदला नहीं है कंट्री के अंदर। 7 decades 70 years से हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है लेकिन फिर भी इतने सारे लोग पुअर हैं। तो ऐसा भी डेमोक्रेसी में क्या जादू है, ऐसा क्या खासियत है जो पूरे वर्ल्ड के लोग डेमोक्रेसी को ही अपना रहे हैं। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा जो कंट्री में कोई बहुत मैजिकल चेंज आया। रिबियांग, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट? डू वी हैव poverty because we are democratic or do we have poverty despite being a democracy? जो फोर्थ स्टूडेंट है वो इस चीज को क्वेश्चन करता है कि क्या जरूरी है कि डेमोक्रेसी और पॉवर्टी का कनेक्शन हो? लोग इसीलिए पुअर हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं? ऐसा नहीं भी हो सकता है। फिर एक दूसरा स्टूडेंट कहता है Jenny, whatever, how does it make a difference? The point is that this can't be the best form of government. Democracy is all about chaos, instability, corruption, and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? इस बच्चे का कहना है कि डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर किस तरह से इलेक्शन जीत सकते हैं। किसी को लोगों के वेलफेयर की नहीं पड़ी है। चारों तरफ सिर्फ क्योस है, इंस्टेबिलिटी है, सारे पॉलिटिशियंस करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इतना बड़ा बड़ा लोग घोटाला करते हैं, इतना सारा गवर्नमेंट का पैसा खा जाते हैं। डेमोक्रेसी में बस यही सब है, कुछ अच्छा नहीं है। फिर एक और स्टूडेंट कहता है सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री। तो फिर एक और बच्चा कहता है कि तो क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि फिर से हम लोग ब्रिटिश को बुला ले, उसको अपने ऊपर रूल करने दे, या किसी किंग को बैठा दे जो हम लोगों के ऊपर रूल करे? फिर रोज कहती है आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स। अब ये क्या किस चीज का बात कर रही है? ये ऐसे सिस्टम का बात कर रही है जहां पर एक लीडर के पास ही सारा पावर्स है और उसको इलेक्शन जीतने के बारे में, पार्लियामेंट में बाकी सारे मिनिस्टर्स का क्या। अ, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कंट्री में लॉ किस तरह से पास होता है। आप लोगों को कोई आइडिया है कोई भी लॉ बनाने का क्या प्रोसीजर है हमारे कंट्री में? कोई आइडिया? मोहित, सुधांशु, अनुराग? लोकसभा और राज्यसभा टीवी एक एक चैनल है, ये आप लोगों को पता है? कभी देखने की कोशिश की है क्या दिखाता है उस पर? क्यों नो मैम? हम्म। 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 यस एग्जैक्टली। हम्म। 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 तो ये जो प्रोसेस है लॉ बनाने का, इसमें ऐसा नहीं है कंट्री में, हमारे कंट्री में, कि जो रूलिंग पार्टी है, ये जो जो पार्टी जीत के आया है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करता है। उस पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि इतने लोग अगर वोट करते हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके उसमें से इतने परसेंटेज लोग अगर किसी लॉ के फेवर में वोट करते हैं तभी वो लॉ पास होगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पार्टीज को, ऑपोजिशन पार्टी को भी और जो रूलिंग पार्टी है उसको भी, दोनों पार्टीज को ये मौका मिलता है कि वो लोग अपना अपना पक्ष रखे कि ये लॉ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये गड़बड़ी है। जो रूलिंग पार्टी है, जो मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट का, वो एक लॉ लेकर आएगा, ड्राफ्ट लॉ या उसको बिल बोलते हैं। वो एक ड्राफ्ट लॉ लेकर आएगा और वो बोलेगा कि देखो मेरा ऐसा ऐसा मानना है कि इस चीज के ऊपर ऐसा ऐसा होना चाहिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो वो क्या होगा,
वो पार्लियामेंट के सामने आएगा, जो एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो लेकर आएगा और वो कहेगा कि मेरा ऐसा ऐसा मानना है कि हमें कंट्री में ऐसे ऐसे चेंजेस की, एजुकेशन के सेक्टर में ऐसे ऐसे चेंजेस की ज़रूरत है। वो उसको पढ़कर सुनाएगा। फिर बाकी सारे लोग हैं जो उसको डिबेट करना चाहते हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में कहेंगे कि हाँ आपने जो जो किया है उससे मैं सहमत हूँ, उसके अंदर हम लोग और ऐसा ऐड कर सकते हैं या ऐसा चेंजेस ला सकते हैं। जो अपोजिशन पार्टी है वो भी अपना बात रख सकता है कि नहीं इसके अंदर ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रोसेस के बाद जब वो पास हो जाता है, जितना मेजॉर, और हमेशा डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होता है। मेजॉरिटी अगर फेवर हुआ कि हाँ ये सही है तो वो पास हो जाएगा, मेजॉरिटी अगर कहा कि नहीं ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होगा। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 100 में से अगर 50-50 है तो वो मेजॉरिटी नहीं हुआ, वो इक्वल हुआ। लेकिन अगर 51-49 भी हो गया तो 51 मेजॉरिटी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से कोई भी लॉ पास होता है, तो मतलब उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये लड़की क्या बोल रही है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, एक आदमी होना चाहिए जिसके पास सारा पावर हो। जैसे हम लोग कैसा देखे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, रॉबस्पियरी का देखे थे। वो अपने खिलाफ किसी को कुछ बोलने नहीं देता था, किसी के भी आइडिया उसको नहीं सुनता था, कोई अगर कुछ भी बोलता था तो उसको मरवा देता था। तो ऐसा ही सिचुएशन का ये लड़की बात कर रही है कि एक स्ट्रांग लीडर होना चाहिए जिसको इलेक्शन जीतने के बारे में कोई टेंशन ना हो, पार्लियामेंट में बाकी मिनिस्टर्स क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसका कोई टेंशन ना हो, और जो भी वो कंट्री में चेंजेस करना चाहे वो कर सकता है। तभी करप्शन और पॉवर्टी हट सकता है।